रिकॉर्ड हो गया। वो कह रहा है यू आर नाइन लाउ। अच्छा, और वैसे भी ये मानकर चलो आप लोग कि इंसान जितनी विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करता है उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलता है। ये भी काउंट होता है कि कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मेहनत की है। अब ये भी यही चीज़ है कि विद्यार्थियों की जो धारणा है वो थोड़ा अलग है तैयारी को लेकर। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम सोचते हैं अपने आप में कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमें घर की याद आ गई, हमें घर जाना चाहिए, हमें दोस्तों की याद आ गई, 2 बार छींक दिया कि मुझे तबीयत ख़राब हो गई, मैं नहीं जाता कोचिंग, हल्का सा हाथ में पैर में दर्द हो गया, भाई शरीर में दर्द होगा, मुझे कोचिंग नहीं जाना। ज़बरदस्ती के 10 रिश्तेदार छोड़ के, रिश्तेदारों में शादी है वहाँ सिलेंडर ढोने का काम कर रहे हैं कि भाई शादी है रिश्तेदार के यहाँ, मुझे शादी में जाना। तो ये मान के चलो कि वो अपनी तैयारी के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। यही चीज़ सोचकर चलनी थी कि अगर आप नौकरी कर रहे होते ईमानदारी से, आप सरकारी नौकरी कर रहे होते और यही बारिश होती तो जाना पड़ता। मतलब ऐसा नहीं कि भाई सरकारी है तो तुम छुट्टी ले लोगे, ज़बरदस्ती छुट्टी नहीं ले सकते, वहाँ भी तो नियम कायदे कानून वहाँ भी तो है। छुट्टी नहीं मिलती तो चाहे तबीयत हल्का फुल्का ख़राब भी है, तुम कल के दिन नौकरी पे जाओगे कि लाइन ही ब्रेक डाउन होगी, भैया चाहे बेड पे लेटे हो, ब्रेक डाउन हो गया तो चाहे आंधी तूफान रात के 2 बज रहे हो जाना पड़ेगा। तो ये सोचो कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमें घर की याद आ गई, हम घर जा रहे हैं, हम तो घर से पढ़ लेंगे। बढ़िया बात है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहाना मत बनाओ कि घर की याद आ रही थी इस वजह से। कल के दिन नौकरी पे गए होते, ये मान के चलो कि यहाँ कोचिंग नहीं कर रहे, तुम नौकरी कर रहे हो और भाई ट्रेनिंग चल रही है, इसमें तनख्वाह नहीं मिलनी, ये मान के चलो, तो नौकरी छोड़ के कोई अगर, मैं तो कह रहा है सरकारी नौकरी तुम्हें भारत के बिल्कुल उस कोने पे JNK के सबसे खतरनाक एरिया में तुम्हें कोई सरकारी नौकरी दे, तुम भाग के ज्वाइन करते और तुम्हें घर की याद भी नहीं आनी थी। तुम कहते सरकारी नौकरी मिल गई चलो ज्वाइन कर लो। तो ये मतलब 2 नज़रिए से सोचना गलत है। पहले तैयारी को जो जितना सीरियस लेगा उतने अच्छे परिणाम उसको देखने को मिलेंगे। और देखो घर में रह के, घर के अंदर रह के तो यार कोई कुछ कर भी नहीं सकता। और घर का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं कि गांव में चला गया भाई, उससे है। घर का मतलब तो हमारे लिए ये भी है भाई, यहाँ से बाहर अपने कमरे पे गए मतलब घर है। तो महाभारत का युद्ध हो रहा है जी, रणभूमि अपना सजी हुई है, उधर से अर्जुन दुश्मन पर तीर चलाने के बजाय ये कहे कि ना जी आज तो बारिश हो रही है, आज मन नहीं है लड़ने का, आज तो मैं आराम करूंगा, आज युद्ध नहीं लड़ूंगा, आज तो मैं रणभूमि में अपना रथ पे सो जाऊंगा। कितना अजीब लगेगा। रणभूमि का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो, स्थिति और परिस्थिति देखनी ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ देखना है और वो देखना है कि इस युद्ध को जीतना है। चाहे आंधी तूफान आए, थकान लगे, लेकिन उसकी बाकी कोई चीज़ है ही नहीं। भीम ने गदा उठाई कि नहीं यार आज तो मेरे हाथों में दर्द है, आज नहीं मैं लड़ूंगा, तो फिर युद्ध थोड़ा ही जीत जाते। और हनुमान जी अपना उड़े कि चलो ठीक है सीता माता का पता लगाएंगे। हनुमान जी ने कहा ना जी भाई, हमारे तो शरीर में हल्का सा दर्द हुआ, आज
छोड़ो सीता माता को, हम तो पहले आराम करेंगे। तो लक्ष्य जो होता है वो ऐसा निर्धारित होता है, और लक्ष्य का जो नशा और पागलपन होता है वो इन चीज़ों से तो सबसे ऊपर उठ के है भाई, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप इन चीज़ों में उलझ रहे हो तो इसका मतलब आपका जो आपने जो अपना ड्रीम सेट किया है, जो अपने लक्ष्य सेट किया है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उसमें कहीं ना कहीं खोट है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों ने वैसे ही खोखलापन बना रखा है। नहीं तो जो जो होता है ना कि लक्ष्य जो आपने बनाया है वो अगर ठोस है, सॉलिड है, दम है उसमें, तो ये कोई भी चीज़ें आपके रास्ते में बाधा डाल ही नहीं सकती। अध्यापक का काम क्या है? जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता था, जामवंत ने उसको याद दिलाया कि भैया तुम्हारे में तो अपरंपार शक्तियां हैं, पहचानो उन्हें। लेकिन जामवंत ने उसको शक्तियां दी नहीं, उसको शक्तियों का एहसास दिलाया जो उसके अंदर थी। तो जामवंत लाइक ए टीचर, अध्यापक रहे, वो विद्यार्थी थे। अब यही चीज अध्यापक आज भी कर रहा है कि उस शक्तियों का एहसास दिलवा सकता है। आपके अंदर शक्तियां थोड़ा ही भर सकते हैं, आपके अंदर ऑलरेडी बहुत पोटेंशियल, बहुत पावर, बहुत शक्ति है, लेकिन आपको पहचानने की बस देरी है। आप ही लोग आज अगर ठान लो कि हमें ये कर गुजरना है, चाहे कुछ भी हो, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन सपने में खोखलापन अगर होगा तो फिर कोई कुछ बना ही नहीं सकता। तो इसीलिए बारिश में आ गए तो बढ़िया, जितनी मुश्किल परिस्थितियों में जंग लड़ोगे उतने अच्छे परिणाम सामने देखने को मिलेंगे आप लोगों को। चलिए आइए जी, हम लोग यहाँ जो मेजरमेंट सीख रहे हैं, करें शुरू। देखिए हम लोग ये सीख रहे थे, ये पढ़ रहे थे, जहाँ तक पहुँच गए थे हम भाई, उच्च प्रतिरोध के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, लो के बारे में, ये मीडियम के बारे में, ये सब सीख लिया हमने। ओके जी, चलो आगे बढ़ो। देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एसी ब्रिज। क्योंकि एल और सी को नापने के लिए एल और सी को नापने के लिए जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो होता है एसी ब्रिज। एसी ब्रिज में जैसे हम बैलेंस अनबैलेंस को देखने के लिए डीसी में गैल्वेनोमीटर लगाते थे, तो एसी ब्रिज में हम लोग डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखिएगा, डिटेक्टर के प्रकार। भाई नहीं, काम वही है। जैसे भाई गैल्वेनोमीटर में हल्का सा धारा आता था तो हम कहते थे भाई असंतुलित हो गया। तो एसी में, डीसी में जो काम गैल्वेनोमीटर किया करता था, एसी में वो काम, तीन तरह के हम डिटेक्टर लेकर चलते हैं। क्या नहीं, जरूरत नहीं है आप लोगों को करने की। तो यहां तीन प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों डिटेक्टर। एक होता है हेडफोन से शुरू करना है। एक है हेडफोन, एक है वाइब्रेशन,
गैल्वेनोमीटर और एक है बेटा ट्यून एम्पलीफायर। मान लिया ऑप्शन दे दे आपको कि कौन कौन से डिटेक्टर हैं और तीनों का नाम देकर ऑप्शन डी में कहे ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी। तो बेटा ये तीन चीजें हैं, एक है हेडफोन, एक है वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर और एक है ट्यून एम्पलीफायर। बेटा पढ़ लो पढ़ लो। अरे यार ये आप लोग नहीं बताएंगे ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो करवा रहा हूं बेटा कर लो उसको। अब ये क्लास मेरी आपकी जनरल गाइडेंस की नहीं है कि मेरी उम्र 23 है मुझे ये करना है। बेटा इन सब चीज़ों के लिए बाकी टाइम पे मैसेज करो, बात करो, पढ़ाई कर लो यार। अब हाथ जोड़ोगे आप लोगों के सामने। क्या मान नहीं हो, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, आप लोगों को नहीं लिखनी है। हेडफोन, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, ट्यून एम्पलीफायर। इसमें देखो एसी ब्रिज को हल करने की विधि और इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो। जब हम एसी ब्रिज देखते हैं Z1 θ1 Z2 θ2 Z3 θ3 भाई एसी में इम्पीडेंस और एंगल लिखा है ना फंडामेंटल ऑफ एसी में, रोल प्ले करता है। तो देखो ये जो एसी ब्रिज की कहानी आपको सिखा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल की संभावना हमेशा है क्योंकि बहुत आसान है, आसान भी है और लॉजिक भी बढ़िया है। देखो अरे यही है यहीं से शुरू किया हमने है। हाँ तो मैंने कहा ना कि ये करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। देखो जी संतुलित होने की शर्त, संतुलित होने की शर्त। तो संतुलित होने की जो शर्त है इसमें दो है बेटा। पहला Z1 Z4 मतलब ये Z1 और Z4 इनके मान, कोण नहीं सिर्फ मान लेने हैं, वो बराबर होना चाहिए Z3 और Z2 के। ठीक है भाई। और जो दूसरी शर्त है ये तो और मजेदार है, ये इसमें और जरूरी है। देखिए कोण का योग करना है। वैसे भी अगर इसमें देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में कोण को जोड़ना होता है। तो θ1 प्लस θ1 के सामने क्या है θ4 और बराबर होगा θ2 प्लस में θ3। ठीक है भाई, ये दो चीजें करनी है आपको। अच्छा जी एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करके देखो यहाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पांच एंगल 30 डिग्री
आपको यहाँ संतुलित होने की अवस्था में, संतुलित होने की अवस्था में Z4 θ4 ज्ञात कीजिए। संतुलित होने की अवस्था में Z4 व θ4 ज्ञात कीजिए। बताइए। बताइए संतुलित होने की अवस्था में, तो भाई हमें पता है, हाँ, Z4 गुणा 5 बराबर में 50 गुणा 1, तो Z4 बराबर 10 ओम है जी। अब यहां से देखो भाई, 30 डिग्री प्लस में θ4 बराबर में इधर क्या है, -40 प्लस के 50, ठीक है भाई। तो θ4 बराबर में 10 माइनस 30 हो गया, तो माइनस के कितने मिले हमें, 20। ये 20 डिग्री हमें कोण मिल गया जी, θ4। अरे आसान है भाई। हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारा, अब देखो भाई, जेई में तो डेरिवेशन या आई में सब करानी पड़ती है। आईटीआई में आपको ब्रिज कैसा बना, और दूसरा, सारे तो जरूरी नहीं है लेकिन 2 या 3 के सूत्र आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैक्सवेल पे आप आईटीआई वालों पर न्यूमेरिकल आ चुका। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस नापने की विधियां। तो सेल्फ इंडक्टेंस को नापना है, सेल्फ इंडक्टेंस के नापने की विधियां देखनी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस में बेटा सबसे पहला जो ब्रिज है ये है मैक्सवेल, मैक्सवेल ब्रिज लिखे या फिर मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये भी है, ये मध्यम क्यू कॉइल के लिए है, मीडियम क्यू कॉइल, और बेटा ये होता है 1 से 10 तक। लिखाया था ना, पहले भी एक टेबल बनवाई थी। तो ये है मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज की कहानी। अब देखो ये बनता कैसे है। R1 +
R2 R3 R4 है और ये C4 है। ये बनाया आपने डिटेक्टर और यहाँ से आप दे रहे हैं सप्लाई। सप्लाई कौन सी है? AC। अरे राकेश जी, नींद खुल गई? मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। हैं? अच्छा, वेरी गुड। ये लोग तो सब प्लास्टिक के बने हुए बाबू। ये हिमांशु कितने किलोमीटर से आया? 10 किलोमीटर से आ गया। ये मेरे आने से पहले ये था क्लासरूम में। बारिश की वजह से कभी छुट्टी नहीं रहेगी। बारिश की वजह से छुट्टी नहीं रहेगी। अब मैंने कहा तो जिस दिन छुट्टी करनी होगी उस दिन सलाह करके बताना, तुम भी आराम करना, मैं भी आराम करूंगा, है कि नहीं भाई? वो ज्यादा बढ़िया है ना फिर भाई। तो बेटा हमें R1 L1, देखिए ये टेस्ट ब्रांच है। टेस्ट ब्रांच का मतलब है कि इस ब्रांच की क्वांटिटी हमें निकालनी है। इंडक्टेंस के साथ साथ में, इंडक्टेंस के साथ जो रेजिस्टेंस लगा है इसका भी मान निकालते हैं। तो इस पर न्यूमेरिकल आ चुका है, इस पर ये न्यूमेरिकल आ चुका है। तो देखिए ये बताइएगा कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज में जब प्रतिरोध लिखते थे तो व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से आप R1 का मान क्या लिखेंगे? R1 बराबर में भाई अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन बराबर लिखते थे ना। वेरी गुड। R2 R3 और बटे में R4 ये लिखते। ये सेम R1 भी है। अपोजिट आर्म्स में R1 R4 बराबर R2 R3 मिल जाता। ये R1 का वैल्यू है। देखिए जी L1 बराबर में, L1 बराबर अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस क्या है? अरे R2 R3 है जी। कैपेसिटर को मतलब ये लिखने के मेरे दिमाग में, जैसे मैंने छोटे छोटे हिंट्स बनाकर अपने दिमाग में फिट कर रखे, ऐसे बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं अगर इसी टॉपिक को मैं किसी अन्य जैसे जेई वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया था तो मैंने पूरा प्रॉपर इसका 1-1.5 पेज का डेरिवेशन करवाया था। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग फिर पढ़ोगे भी नहीं, घबराओगे। तो आपके लिए काम की चीज़ है इसको पहचानना। पहला ऑब्जेक्टिव यही है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? मीडियम क्यू कॉइल के, इंडक्टेंस को नापेगा। एक ऑब्जेक्टिव ये था। एक ये देखो, ये R1 L1 R2 R3 ये दोनों ना पैरेलल में है। R4 C4 ये पैरेलल में है। तो जैसे आपने इसको देखा, आपने कहा ये मैक्सवेल है। तो आप ये देखते हैं कि जब भी हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, भाई हमारे लिए यही है कि भाई कैपेसिटर का रेजिस्टेंस से उल्टा निकालते हैं। सीरीज पैरेलल में भी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट भाई सीरीज में जो है वहाँ पैरेलल में है कैपेसिटर में। तो हमने कहा जी उल्टे का मतलब मेरे दिमाग में ये है कि यहाँ मुझे रेजिस्टेंस से डिवाइड करना था ऊपर, लेकिन यहाँ C4 है, रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो कैपेसिटर से गुणा करें, उल्टा बनाना है ना रिलेशन। तो हमने यहाँ रख दिया जी C4। यानी चौथी ब्रांच में R4 से इसमें भाग है, भाग है। तो अगर इसमें भाग है तो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का उल्टा नेचर दिखाते हैं हम।
तो अगर इसमें R4 से भाग है तो C4 से हम भाग की जगह गुणा कर दें, तो एक जगह भाग है तो हमने गुणा कर दी। तो ये फॉर्मूला आपका L1 के लिए है, आपको ना कोई डेरिवेशन की जरूरत है ना कुछ। फिर से देख लो, R1 वही R2 R3 बटे R4, L1 R2 R3 बटे C4 करना था, लेकिन यहाँ R4 डिवाइड में है, हमने ये इसका उल्टा यानी कि गुणा में कर लिया। तो R2 R3 C4 ये दोनों पर आधारित सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, इसको बना लीजिए। बना ले, फिर आगे चलें। देखो नेक्स्ट है बेटा नंबर 2 पर हेज ब्रिज। मैंने बताया था स्टार्ट कहाँ से है, ये वैज्ञानिक के नाम पे सारे, मैक्सवेल ने बनाया, ये हेज ने बनाया। हाँ, लेकिन मैक्सवेल इंडक्टेंस नहीं बनाना आपको, मैक्सवेल यही बनाना है, कैपेसिटी इंडक्टेंस। जो इंडक्टेंस वाला है वो सिर्फ ऐसे दिखता है। अब वो ये ना, आपको पढ़ाते समय कंटेंट का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि कंफ्यूजन ना हो। ये होता है, ये मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज होता है। और जो हम लोग ये पढ़ते हैं जनरली, जो सब जगह सिखाते भी हैं, ये वाला मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस है, जिसे मेजर रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। पहले जो ओरिजिनल दिया था मैक्सवेल ने, यही दिया था, लेकिन किसे नहीं, इसे देख के ही इसी का एडवांस वर्जन ये बनाया। इसमें क्या होता है ना, इसमें फेज एंगल बैलेंस नहीं मिल पाता, फेज एंगल बैलेंस नहीं मिलता, तो उसको उतना अच्छा नहीं माना गया है। इसी में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो था इसके साथ में, वो नहीं नाप सकते थे, फिर इसका हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। ये जो मैक्सवेल इंडक्टेंस है, इसी का रोल हमने, या इसी का थोड़ा सा हमने चेंज करके बना दिया हैवी साइड ब्रिज, जो कि म्यूचुअल को भी नापेगा। इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट ये था, देखो हमने एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव की है। ये तो हमें यूनिटी R2 R3, तो हमने यहाँ कैपेसिटर लगाकर, ये L लैगिंग के लिए जिम्मेदार है, तो हमने कैपेसिटर लीडिंग के लिए जिम्मेदार लगा दिया। तो जो लैग कर रहा था, हमने उतना ही लीडिंग करने की कोशिश की है ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये ज़्यादा बेस्ट माना गया है, इसको ज़्यादा अच्छा माना गया है। ये मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है। बनाना चाहोगे तो इसको भी बना सकते हैं, साइड में कहीं डब्बे में बना लेना मैक्सवेल इंडक्टेंस, पहचानने को आपके पास नहीं आएगा। लेकिन ये फोटो क्यों खींच रहा, बनाना है डब्बे में, जैसे मैंने बनाया ना किनारे पे, वैसे बना लो। हेज ब्रिज H से शुरू होता है, तो हाई क्यू कॉइल के लिए क्यों है बच्चों, और हाई क्यू कॉइल की रेंज है Q, मतलब क्वालिटी फैक्टर, जो रेजोनेंस अनुनाद में सीखा है। अब देखो, अगर आपको मैक्सवेल वाला याद है ना ब्रिज बनाना, तो देखो ये भी याद हो गया। अरे ये चित्र इसलिए बनवाने पड़ रहे हैं, आजकल एग्जामिनर है बेचारा हवा हवाई। ये भी सवाल बन सकता है कि एक तरफ ये 4 चित्र दे दे और एक तरफ इनके नाम दे दे, और कहें कौन सा सही है।
मिलान भी करने को दे सकता है भाई, है? हाँ, मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये पता होने बहुत जरूरी है। तो R2 R3, अरे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, पुराने की तरह ही बना है भाई। पुराने में जो चौथी ब्रांच थी वो समांतर में है। अब इसमें सिर्फ कष्ट कर लो कि ये वाली जो ब्रांच है वो कर दो सीरीज में, R4 और C4, यहां से देंगे हम सप्लाई। हाँ भाई राकेश जी, बताना जरा, R और L के हिसाब से क्वालिटी फैक्टर क्या पढ़ाया गया? R और L के हिसाब से, अरे सीरीज में क्वालिटी फैक्टर RL वैल्यू जहाँ होती हो, जबरदस्ती 1/R, मैं तो ये पढ़ाया ओमेगा L1/R1। ओमेगा L/R लिखा है तो यार, और कैपेसिटर के लिए 1/ओमेगा C4 और R4। अरे XC/R यार, XC का मान 1/ओमेगा, तो या तो क्वालिटी फैक्टर ये भी हो सकता है और क्वालिटी फैक्टर ये भी हो सकता है। तो जैसे हम मैक्सवेल ब्रिज की बात कर रहे थे भाई, यहाँ आ जाओ जरा, जैसे हमने मैक्सवेल बना लिया जी, मैक्सवेल इंडक्टेंस, तो सिर्फ जरूरी नहीं कि मैक्सवेल इंडक्टेंस को ही नाप रहा है, जरूरी है जैसे ये ब्रांच बनाई आपने, क्वालिटी फैक्टर ओमेगा L1 क्वालिटी फैक्टर नाप सकते हो। जैसे ये वाली ब्रांच है, पैरेलल है, पैरेलल में शायद याद आएगा आपको ओमेगा C4 और R4, तो ये क्वालिटी फैक्टर के मान भी दे देते हैं भाई। तो यहाँ हेज ब्रिज को जैसे पहचानने को आया, आपने कहा जी मैक्सवेल में जो पैरेलल में था इसमें सीरीज में है, बात बन गई। दूसरी चीज़ है, यहाँ आपको R1 का वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है, L1 को आप याद रख सकते हैं, और L1 का मान भी ये लिख लेना कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बताओ पहले, L1 का मान मैक्सवेल में अगर आपको याद हो, देखो यार इतनी चीज़ें हैं याद रखने की ना दुनिया भर की, अगर मैं भी अपने दिमाग में छोटी छोटी हिंट्स नहीं बनाता तो मैं भी भूल भाल जाता इनको। तो हमने वही मैक्सवेल वाले का L1 उठाया, R2 R3 और C4, ये यहाँ तक कॉमन है, इसमें परिवर्तन बस करना है 1 + 1/Q²। मैं कभी नहीं भूलता बेचारे को। हेज में Q का मान ये यहां से ले लो या यहां से, क्या करना है, हेज ब्रिज R2 R3 C4 ऊपर जो पहले था, बटे में सिर्फ एक चीज करना है 1 + 1/ क्वालिटी फैक्टर का स्क्वायर। ये भैया L1 को लिखने का तरीका है, लेकिन ये आप लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं, मतलब उतना खास नहीं जितना आप लोगों के लिए ये दो चीज़ें खास है, R1 और L1, ये बहुत खास है भाई, इनको छोड़ने की सोचेंगे नहीं, और इसमें आप लोगों की मर्जी है, पढ़े ना पढ़े तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा।
ओके, बना लिया ये। तो देखो ये हेज भी बेचारा थोड़ा ठीक सा लग रहा है, और मैक्सवेल भी सुना सुना सा लग रहा होगा ना, मैक्सवेल। हाँ बना लो, साइड में गई। मतलब ये मानो जैसे नाम है एंडरसन, तो बेचारा वैसे भी थोड़ा बर्बाद सा ही नाम है, अजीब सा। सुनते नहीं ना हम इंडियन कल्चर में एंडरसन, आजकल तो रखने लगे। हमारे सामने है एक बच्चा, तो उन्होंने ये क्रिश्चियन बन गए वो, तो उन्होंने बच्चे का नाम रख दिया एंड्रयू। तो आजकल तो रखने लगे इंडिया में भी। तो जो सबसे अजीब दिखे वो एंडरसन है, मतलब इसे भी पहचानने को आ गया। ये भी बेचारा ठीक सा लग रहा है, ये भी इसी का एक मॉडिफिकेशन था। लेकिन जो सबसे अजीब दिखे, अजीब का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार दिखे, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊट पटांग सा जुड़ा हो, मतलब वो एंडरसन है। पहचानने को आ जाए आपको कि ये कौन सा ब्रिज है या मैच करवाना हो, है? है? तो वैल्यू ऐसे कैसे लेके, वैल्यू तो इनके हिसाब से होगा ना, ऐसे कैसे वैल्यू रख दें भाई? इसने 5 दिया 2 दिया तो उसके हिसाब से निर्धारित होगा ना वैल्यू, तो ऐसे नहीं है ना कुछ। R1 L1, और देखो ये स्मॉल r, स्मॉल r1, ये सिर्फ प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ कि इस इंडक्टेंस के इंटरनल प्रतिरोध को, और कुछ नहीं है। टेस्ट हमारे लिए यही है R1 L1 जो हमें निकालना था। ये डिटेक्टर, ये कैपेसिटर, ये R2, ये R, ये R4, ये R3। देखो ना, बनाने में है ना बेचारा अजीब सा ये। देखो सिर्फ पहचानना जरूरी है, फॉर्मूला बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम लोग कहो तो लिख जरूर देता हूँ, कभी तुम सोचोगे गुरुजी को भी याद नहीं है, लेकिन खैर हमारे याद होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, पेपर तुमने देना है। R2 R3 अपॉन R4, ठीक है भाई, वो तो कोई बदला नहीं ना, यही तो लिखते। अच्छा देखो, पूरा प्रतिरोध R1 प्लस R1 होता है इस ब्रांच का प्रतिरोध, है जी। R1 प्लस स्मॉल r1 बराबर R2 R3 बटे R4। तो अगर मैं कैपिटल R1 निकालता तो ये हो जाता माइनस के R1 इस तरफ जाकर। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से ही लिख लेते हैं। अगर हम L1 निकालेंगे, L1 बराबर C R3 बाई R4 और
R2 प्लस R4 प्लस R2 R4, ये हो गया फॉर्मूला। मेरे हिसाब से तो तुम ना लिखो तो ज़्यादा फायदा है, ये तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये तो मैं खुद ट्राई कर रहा था कि मुझे याद है क्या। अरे लिख दो सामने कि ये नहीं पढ़ना। हाँ और क्या, ये नहीं पढ़ना। और वैसे देखा जाए तो मुश्किल भी नहीं है, मेरे हिसाब से पैटर्न है CR3/R4, पहले ये दोनों योग है और बाद में दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ना ना, डिडक्टर तो यहाँ के खत्म हो लिया बेचारा। मैंने कहा ना जो अजीब दिखे, तो डिडक्टर तो यहीं तक है। इसके बाद ये एक अलग ब्रांच है कैपेसिटर वाली और एक रेजिस्टेंस वाली। लिख लिया यहाँ तक। इसमें आउंस ब्रिज आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मीडियम, लो और हाई इन तीनों को ही देखना था। नेक्स्ट है, देखो म्यूचुअल नापने के लिए दो ब्रिज है, एक है हैवीसाइड और एक है कैम्पबेल ब्रिज। इनके नाम सिर्फ ज़रूरी है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। आज तक ये इस तरह का सवाल इनके फॉर्मूला पर आधारित किसी जेईई और एई एग्जाम में भी नहीं आया। तो इनका सिर्फ आपको नाम होना चाहिए कि मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हम किससे नापते हैं। एक हमारा है कैम्पबेल ब्रिज और एक हमारा हैवीसाइड ब्रिज। इनके नाम आपके लिए ज़रूरी है, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे। ज़्यादा अच्छा कैम्पबेल को मानते हैं। फिर हम लोग चलते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस पर। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता को नापने के तरीके। इसमें है आपके लिए दो तीन सवाल बढ़िया बढ़िया। यहाँ है बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव। देखो एक चीज को समझिएगा, सवाल है बहुत अच्छा। ये हमने बनाया बेटा स्मॉल r और ये बना दिया हमने कैपेसिटेंस C। इस पर हमने सप्लाई दी है V। यहाँ है टोटल करंट I, ये हो गया जी IR और ये हो गया I और C। ठीक है भाई। कमर में दर्द हो रहा है यार। तो बेटा आप यही तो कहोगे कि I बराबर में IR प्लस में IC। और बेटा आपको पता है कि जहाँ भी AR, ये L और C आते हैं तो मतलब AC होता है। पैरेलल बना दिया ना, पैरेलल RC सर्किट। आप लोग जब फेजर डायग्राम बनाते हो, आपको बहुत नई चीज़ सीखने को मिलेगी इसमें। तो देखो आप यही तो कहते हो कि सर हमने वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया। ले लिया भाई बच्चों, पैरेलल में लेते थे ना वोल्टेज को, और IR प्रतिरोध के अक्रॉस धारा है, तो जिस दिशा में वोल्टेज है उसी दिशा में धारा है। शाबाश। IC कैपेसिटर के क्रॉस में धारा है, तो कैपेसिटर में वोल्टेज से धारा 90 डिग्री आगे बनाते थे। वेरी गुड। तो ये बना IC। तो बेटा
इन दोनों का जो परिणाम बनाते थे, ये क्या बनाते थे? टोटल करंट आई। अरे ये तो करते थे यार। तो V और I के बीच के कोण को क्या कहते थे? हाँ कोई नहीं, थीटा फाई, पावर फैक्टर एंगल कहते थे, है जी। तो आपको यहां से पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक जो मिलेगा 0, नशे में क्या? नसरुद्दीन शाह से इंस्पायर हो गया, बरसात के मौसम में है। नालायक 0 कहां से हो जाएगा? फाई है, कॉस फाई लिखेंगे ना। हाँ, कॉस फाई, ठीक है। पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, ये मेरे हिसाब से सब बच्चे सीखते भी हैं और सबको आता भी है। अगर किसी से पूछे कि भाई एसी परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है, तो सब कहेंगे जी कॉस फाई, कहेंगे ना भाई। अच्छा, देखो एक बात बताओ कि हमेशा याद रखना, फाई तो ये कोण बन गया, जो कोण हो सकता है ये 0 से 90 के बीच ही तो हो सकता है भाई। जो शक्ति गुणांक की जो रेंज है वो 0 से 1 तक है। तो जो 90 को छोड़कर जो ये कोण होता है, हाँ, तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल से, और इस कोण को कहा जाता है लॉस एंगल। इस कोण को कहा जाता है लॉस एंगल। अच्छा जी, तो मुझे आप एक बात बताइएगा, भाई टोटल 90 होता तो 90 में से जितना फाई आया वो ठीक, जो बाकी कोण बचा वो कोण है लॉस एंगल। भाई बच्चों एक बात बताओ कि फाई को क्या मैं 90 माइनस डेल लिख सकता हूं? क्यों भाई बच्चों, लिख सकते हैं ना भाई। टोटल हमें फाई लिखना है, तो हमने कहा जी हम 90 में से इस डेल को घटा दे तो फाई हमें मिल जाएगा। हमने फाई का ये मान यहां रखा, तो हमने कहा कोस 90 माइनस डेल। भाई ये सबको पता है, कोई गलत नहीं करेगा। कोस 90 माइनस डेल को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। तो भैया ये आ गया साइन डेल, ये कुछ और नहीं शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर एंगल में कॉस फाई होता है और लॉस एंगल के टर्म्स में साइन डेल होता है। ठीक है, जैसे इसकी कीमत समझो, इसके लिए हमें कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ हमें किताब को उठा के, किताब में खैर मिलेगा नहीं ITI वाले में, ये सवाल साइन डेल वाला ऑलरेडी पावर ग्रिड में पूछा। देखो अब सवाल देखो, ऑब्जेक्टिव क्या था भाई। हमने कहा कि किसी AC परिपथ में लॉस एंगल डेल दिया है तथा पावर फैक्टर एंगल फाई दिया है, तो शक्ति गुणांक होगा। हमने कहा जी ये, हमने कहा साइन फाई, B साइन डेल, C कॉस फाई, D बोथ B एंड C।
अब जब हमने पढ़ाई बेचारा cos फाई, हम cos फाई से आगे बढ़े ही नहीं, तो हम तो टिक करते कि जी सी है। लेकिन जब हमने प्रॉपर स्टडी करी है तो हम कहेंगे जी लॉस एंगल के हिसाब से देखो ये होता है, पावर फैक्टर के हिसाब से ये होता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। देखो मुन्ना जी ने भी बी कहा, मुन्ना कुमार जी अभी बी कह रहे हैं, जबकि ये दूसरी बार तीसरी बार पढ़ रहे होंगे कोर्स में। और खैर चाहे पहली बार भी पढ़ रहे हो, जब ये बता दिया कि ये दो चीज है, तब भी भाई साहब बी कह रहे हैं इसमें। राकेश वो दरवाजे को बंद कर देना, मक्खी आ जाएंगे अंदर। चले बाबू आगे देखो। बना लो जल्दी। देखो पढ़ा दिया ये मैंने, लेकिन अब भी मैं बता रहा हूं कि अब भी अगर ये एग्जाम में आता है तो मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए बच्चों में से 90% गलत ही करके आएंगे। कौन सी वोल्टेज? वी तो है पैरेलल में, वोल्टेज वही तो है। ये सब एसी तो है, ये वो वही पैरेलल आरसी सर्किट तो है नॉर्मल जो मैं। अच्छा जी चलो देखो आगे एक चीज, एक सूत्र और है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो नॉर्मली छोटे लेवल के एग्जाम के लिए जरूरी है। भाई बड़े लेवल पे तो हम नॉलेज को न्यूमेरिकल बड़े बड़े देकर चेक कर लेते हैं, लेकिन सीखनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। भाई बच्चों एक बात बताओ कि यहां से IR धारा ही तो है बेटा, है जी। तो IR बराबर में V/R लिख लें। अरे बताओ तुम तो नाराज से हो जा रहे हैं। यही तो लिखते हैं। और IC बराबर में हम लोग लिखते V/XC और XC का मान रखते 1/ω/C, राइट जी। तो ये हो जाता V/ω/C। ये मिला हमें IC का मान, IR/IC मिल गया। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताइएगा कि ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा जिसमें एक भुजा बेटा ये IC है और ये वाली जो भुजा है ये कितनी है जो लाइन में बता रहा हूं? IR। वेरी गुड, IR। तो और ये एंगल डेल है। मुझे एक बात बताइए, एक शब्द होता है
जो नॉर्मली आप लोग कैपेसिटर में सीखते हो, डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जब आप पढ़ते हो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में कि डाइलेक्ट्रिक लॉस के कारण हीटिंग होती है, यूटिलाइजेशन और हीटिंग में एक छोटा सा चैप्टर है, यहीं पर एक शब्द होता है डिसिपेशन फैक्टर। और डिसिपेशन फैक्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो क्वालिटी फैक्टर से सीधे सीधे संबंध रखता है। तो यहां से 2-3 छोटे छोटे माइनर से ऑब्जेक्टिव है। देखिए जी, डिसिपेशन फैक्टर को बेटा हम लोग टेंजेंट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। डिसिपेशन फैक्टर जनरली ये दर्शा रहा है कि भाई कोई भी कैपेसिटर दे दिया कि इसमें कितनी एनर्जी डिसिपेट है, तो इसे प्रदर्शित करते हैं D से और इसे हम लिखते हैं, देखिए 10 डेल। क्या लिखा? टेंजेंट फैक्टर, जो लॉस एंगल है, और इसका नाम लॉस एंगल इसलिए दिया क्योंकि ये प्रदर्शित कर रहा था किसी भी कैपेसिटर में एक हानि को, लॉस को, डाइलेक्ट्रिक में जो हानि हो रही है ना, उसको प्रदर्शित कर रहा था। तो बेटा मेरे हिसाब से इतना आप समझते होंगे कि ये हम लोग IR/IC लिख लें, लंब अपॉन आधार करते हैं, है जी। तो IR का जो मान है वो बेटा V/R है और IC का मान V/ωc है। तो ये हमें मिला 1/ωc R। पैरेलल लिया ना, भी पैरेलल RC सर्किट है ना। तो देखो जी, समांतर में जो डिसिपेशन फैक्टर मिला वो मिला 1/ωc R। ठीक है भाई बच्चों, जब समांतर में ये है तो अगर श्रेणी होता तो श्रेणी में मिल जाता ωc R। उल्टा कर लेते यार, और क्या है ना। चलो अब देखता हूं तुम्हें कितनी चीजें याद है। मुझे एक बात बताइए, समांतर में आपने क्वालिटी फैक्टर पढ़ा है, शायद याद हो आपको। क्वालिटी फैक्टर समांतर में ωc R सीखा है, और सीरीज में भूल भाल गए आप, कोई रिवाइज कर ही नहीं रहे। क्वालिटी फैक्टर पैरेलल में ये होता है और श्रेणी में ये होता है। मैं याद दिलाऊं तुम्हें, XL/R, XC/R, ω0L/R, 1/ωc R, ये श्रेणी के लिए था। पैरेलल के R/XL, R/XC, R/ω0L, ωc R, पैरेलल के लिए इसका उल्टा था। तो ये इसलिए बनाया है, तुम्हें परेशान करना उद्देश्य नहीं है, एक छोटा सा सवाल दे दिया, और जिसने पढ़ा है उसे तो भैया 5 सेकंड नहीं लगने इसका उत्तर देने में। इन दोनों को देखकर क्या संबंध बन पा रहा है? इनवर्सली, एक दूसरे का उल्टा है। तो आप कहेंगे कि जो डिसिपेशन फैक्टर है गुरुजी, ये क्वालिटी फैक्टर के इनवर्सली, क्या सीधे सीधे D बराबर 1/Q है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती। देखो भाई, ये 1/ω, ये ωc R, तो एक दूसरे का उल्टा है। तो ये बहुत जरूरी है। क्या कि डिसिपेशन फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर का यदि संबंध पूछता है तो आप कहेंगे जी D बराबर 1/क्वालिटी फैक्टर, फ्री का नंबर मिलेगा।
लिख लिया? हाँ हाँ, हाँ। अरे पगले कौन, ये है ना, ये ये है ना मामला। ठीक है जी। चलो देखो, जब आप, वैसे जो सूत्र मैं लिखवा रहा हूँ वो सूत्र जनरली हम लोग जब डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हम बनाते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की हीटिंग पढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। जैसे रेजिस्टेंस हीटिंग है, आर्क हीटिंग, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, ये सब चीज़ें पढ़ानी पड़ेगी। तो एक शब्द होता है यहाँ, एक फॉर्मूला है डिसिपेशन लॉस। और डिसिपेशन लॉस किसी और के कारण नहीं, देखो ये कैपेसिटर में आता है जनरली। अभी कैपेसिटर में ही हमने ये सब चीज़ें सीखी है कि कैपेसिटर के जो डाइलेक्ट्रिक है, जो हमने इंसुलेटर ये रखा है भाई, इसमें जो हानि होगी वो हमने डिसिपेशन का डाइलेक्ट्रिक लॉस ही लिखो इसमें। तो देखो जी, ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी। सी क्या है? कैपेसिटर। सप्लाई वोल्टेज जो हमने वो कनेक्ट की है, ओमेगा सी वी स्क्वायर और 10 डेल। 10 डेल इसलिए क्योंकि 10 डेल ही मैंने कहा कि जो कैपेसिटर में हानि के लिए जिम्मेदार है। तो भैया डिसिपेशन लॉस क्या है? वॉट में आएगा। याद रखिए, ये सवाल जरूरी हो जाता है कि जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है ये किसके समानुपाती है। तो ये ओमेगा स्क्वायर के नहीं है, ओमेगा के, ये सी स्क्वायर के नहीं है, सी के समानुपाती है, लेकिन वोल्टेज के वर्ग, वोल्टेज स्क्वायर के, वी स्क्वायर के समानुपाती है। तो ये तो हमारी कैपेसिटेंस से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें थी, इनको बना लो। बेटा ओमेगा सी वी स्क्वायर वो 10 डेल है, अगर नहीं दिख रहा है तो नोट कर लो, 10 डेल। हो गया? चलो, तो कैपेसिटेंस को नापने के लिए दो एसी ब्रिज हैं जो काम करते हैं। नंबर एक है डी साउटी ब्रिज, डी साउटी ब्रिज, यह धारिकता को नापता ही है। यह है डिसिपेशन फैक्टर तथा डिसिपेशन फैक्टर अगर निकल गया तो पावर फैक्टर भी निकल जाएगा। या डिसिपेशन फैक्टर तथा शक्ति गुणांक को भी नापता है। ठीक है भाई। तो डी साउटी ब्रिज को हम दो तरीके से बनाएंगे।
यदि आप ये लिखिए, यदि शुद्ध कैपेसिटर कैपेसिटर हो तो, शुद्ध कैपेसिटर अगर हो तो इस तरह से बनाना है। मान ले पहचानने को अगर आ जाए ना, ये C1 C2 R4 R3, शुद्ध कैपेसिटर के केस में इस तरह से बनाते हैं भाई डी साउटे ब्रिज को। C1 C2 दोनों ब्रांच में कैपेसिटर और इधर वही R3 R4। देखिए अशुद्ध कैपेसिटर के लिए किस तरह से बनाते हैं। आएगा दोनों में से एक ही, ये देगा तो ये नहीं देगा भाई ऑप्शन में। मान लिया आपको कहें 4 ऑप्शन, देखिए निम्न में से डी साउटे ब्रिज को पहचानिए, तो या तो ये दे देगा डायरेक्टली या फिर जो बना रहे हैं ये दे देगा। R1 C1 स्मॉल r1 R2 C2 स्मॉल r2 R4 R3। ये यहाँ अशुद्ध के लिए लिखते हैं, मतलब कि शुद्ध के लिए रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है बेटा, लेकिन अशुद्ध के लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट से जो दूसरे नंबर पर है वो है शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग पहला पॉइंट ये है डिसिपेशन फैक्टर को भी नापता है। यह शक्ति गुणांक को भी नापता है। यह सापेक्ष विद्युतशीलता को भी नापता है। यह सापेक्ष विद्युतशीलता को भी नापता है। देखो भाई बच्चों,
ये बताओ आर का मतलब राइट होता है? आर राइट मान सकते हो? तो हमें यहाँ आर और सी लगाना है। तो भाई कैपेसिटर सी ये, और यहाँ से राइट साइड में, भाई इसके राइट में ही तो है आर, तो ये C1 है और ये R1 है। कैपेसिटर से राइट साइड में तो बना ऐसे ऊपर, राइट ये कारण है एक ना आप लोगों को याद रखाने का। ये R3 होगा, ये C2, यहाँ पर बनेगा पैरेलल। तो पैरेलल में जब हम बनाएं तो हमें इस तरह से लेना है कि रेजिस्टेंस को हमेशा राइट में। तो अगर मैं यहाँ C4 बनाऊं, ये R4, तो इस कैपेसिटर से इस तरफ राइट है ये, भाई ये बना लिया आपने। देखो ब्रिज तो यही था, अगर मैं R को इधर लेता C को इधर तो बात तो एक ही थी, लेकिन अपने लिए सुविधाजनक चीज़ें बनाने के लिए मैंने कहा कि मेरे लिए रेजिस्टेंस R से शुरू होता है मतलब राइट, तो मुझे कैपेसिटर के हमेशा राइट में बना देना है। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा। अरे नहीं नहीं, ये तो एक ट्रिक है याद रखने की, जिससे डेरिवेशन ना करनी पड़े। तो अगर इधर बनाते, ये इधर बनाते, तब भी बात वही थी, वो कोई मतलब नहीं था। तो आपको बस ये सिखाया कि कैपेसिटर C1 के इधर और ये कैपेसिटर के इधर में, राइट। इसका एक कारण ये था कि सबसे पहले आपको लिखना है इसमें R1 और फिर लिखना है देखिए C1। तो R1 मतलब राइट, तो राइट का मतलब है यहां से अगर मैं राइट चलूंगा तो ये पहले रास्ते में क्या आया, फिर रास्ते में क्या आया, C4 है भाई, C2 कहां से आ गया, अब आएगा ना, पहले C4 आएगा ना। पहले दो रास्ते में जो आएंगे उनकी गुणा अपोन में जो तीसरा आएगा वो बटे में। ये तुम्हें लिखने का इसमें एक शॉर्टकट विधि है, मतलब ये बुक्स का कुछ नहीं है, ये अपने याद रखने के तरीके हैं। अब जैसे C1 है, C1 ये है, तो भाई इससे इधर चलो अपना, पहले रास्ते में क्या है, फिर रास्ते में क्या है, जबरदस्ती C4। अरे भाई इसके लिए अंदर वाले रास्ते से ले आए तो इसके लिए ये रास्ता अपना ही है R4। अब बटे में क्या आएगा, R3। ये मेरे दिमाग में सेट है मामला, और ये गलत नहीं हो सकते। अंदर का क्या, रेजिस्टेंस राइट है ना, तो हमेशा इसी साइड से निकल लो अपना पतली गली से। अब एक बचा ये बेचारा दूसरा, तो C1 के लिए ये रास्ता अपना लो, उसमें क्या है, पहले दो की गुणा बटे तीसरा। ये R1 और C1 है, अदरवाइज डेरिवेशन इसकी 1.5 पेज की होती, रिजल्ट फिर भी यही मिलना था। डिसिपेशन फैक्टर कैपेसिटर में के अंदर में डाइलेक्ट्रिक में होने वाली हानियों को प्रदर्शित करता है। ये हमने 10 बार पहले भी बोला है भाई। हो गया भाई। बना लिया बस, और क्या।
लिखने का तरीका अपने आप देखो बना के। हो गया भाई? चलो फिर एक और छोटा सा बच गया, वेन ब्रिज। वेन ब्रिज यह है, देखो ये बहुत जरूरी है। यह शुद्ध साइनसोइडल सप्लाई के लिए ही आवृत्ति को नाप सकता है। आवृत्ति को नाप सकता है। क्या लिखा जाए? शुद्ध साइनसोइडल सप्लाई के लिए ही आवृत्ति को नाप सकता है। जो नॉन साइनसोइडल होगा उसके लिए नहीं नापता ये। तो इसमें चित्र ये जरूरी है। और देखो अगर इसमें इस ब्रांच को श्रेणी में ले लें और इसे पैरेलल में R2 C2 को, तब भी ये सही है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा बराबर 1/√में R1 R2 C1 C2, ये फॉर्मूला आता है यहाँ ओमेगा, इसी को आप लिखते हो F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2। ये लीजिए जी, अध्याय होता है आपका समाप्त।